गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक, और आज हम जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के टॉपिक लेके चल रहे थे एमसीक्यू के, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के हम लेके चलते हैं। जैसे कि अगर देखिए क्वेश्चन आपको पूछता है कि मलेरिया, ये हम रोग का नाम लिख रहे हैं, ये रोग है मलेरिया। ठीक, और इसके पीछे कारक क्या है, तो मलेरिया के पीछे कौन कारक होता है, तो मलेरिया के पीछे जो कारक होता है वो है प्रोटोजोआंस। ठीक है, मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फिर अगर प्लेग, तो प्लेग किसके द्वारा होता है, प्लेग होता है जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा, जिसे आप बैक्टीरिया कह सकते हैं। ठीक, फिर एक है गंजापन, जो गंजापन होता है वो किससे होता है, कवक, फंगल इन्फेक्शन से गंजापन, तो वो होता है कवक द्वारा। तो मलेरिया, प्लेग एंड गंजापन, ये उसके पीछे कारक हैं। प्रोटोजोआ, प्लेग है जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा, और गंजापन कवक के द्वारा होता है। ठीक, देखिए जो प्लेग होता है, प्लेग यर्सीनिया पिस्टिस एक पिस्सू होता है। वो पिस्सू क्या करता है कि वो एक बैक्टीरिया है जो कि पिस्सू को अफेक्ट करता है, और वो जो पिस्सू यर्सीनिया, प्लेग जो होता है वो किसके कारण होता है, यर्सीनिया, इसको लिख लिया जाएगा। प्लेग मतलब कुल मिला के ये जानिए, जो प्लेग होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये बैक्टीरिया किसको अफेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है पिस्सू को, और जो पिस्सू है वो फिर अफेक्ट करता है चूहे को, और ये चूहा जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो फिर क्या होता है, ये प्लेग से इन्फेक्टेड हो जाता है। ये प्लेग का साइकिल होता है। ठीक, अब ये तो हमने कुछ आपको बताया कि ये रोग हैं और इनके पीछे ये कारक कार्य करते हैं। ठीक, अब हम आपको लिए बताते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस हम बताते हैं कारक, और जिससे जो अंग प्रभावित होता है, एक है कारक और दूसरा होता है अंग प्रभावित होता है। जो अंग इससे प्रभावित होता है वो कौन होता है, जैसे एस्बेस्टस धूल, तो इससे क्या कौन प्रभावित होता है, एस्बेस्टस धूल। कुछ कुछ कारक के नाम लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर है सीसा, लेड जिसे कहते हैं। ठीक, फिर है पारा, जिसे क्या कहते हैं हम, मरकरी कहते हैं। और क्या है, सिलिका, जिससे सिलिकोसिस हो जाती है, सिलिकोसिस। सिलिका द्वारा। तो इसमें क्या होता है, जो एस्बेस्टस धूल होता है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक, लंग्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो शीशा है वो किसको प्रभावित करता है, वो प्रभावित करता है मस्तिष्क मीन्स ब्रेन को। पारा, मरकरी से क्या प्रभावित होता है, उदर मीन्स एब्डोमेन, पेट। ठीक, और सिलिकोसिस फिर पुनः लंग्स। तो ये कुछ कारक हैं और ये कुछ अंग हैं जो कि इन कारक के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे एस्बेस्टस धूल फेफड़ा, शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पारा उदर को प्रभावित करता है, और सिलिकोसिस ये लंग्स को प्रभावित करता है। डेंगू बुखार, जिसे हम क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो जो डेंगू बुखार होता है उसमें क्या होता है, इसको मिटा दें, तो क्रमशः जैसे जैसे बताया जाए इसको नोट करते हुए जाइए। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये ऑप्शंस बन के आएंगे, इनको याद रखना है। ठीक, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो होंगे वो आर्ट बैकग्राउंड के भी होंगे, कुछ लोग तो साइंस बैकग्राउंड के लिए इजी है, बट आर्ट बैकग्राउंड के लिए और एग्ज़ाम के समय जब एग्ज़ाम हॉल में आप पहुंचते हैं तो ये चीज़ें क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। ठीक, तो इसको हमको क्रमशः धीरे धीरे समझते हुए चलना है।
अब हम बात कर रहे हैं जैसे हम डेंगू की। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल रोग है, वायरल रोग। इसे और क्या कहते हैं? इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, दैट इज ए बोन ब्रेक फीवर कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्लेटलेट की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जो ब्लड होता है, ब्लड का एक कंपोनेंट होता है प्लेटलेट, उसकी क्या होती है? प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ठीक। और जो डेंगू फीवर होता है, वो डेंगू फीवर डेन के लिए जो वायरस होता है, वो वायरस का कौन कौन सा रूप इसमें होता है? डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। ये 4 ऐसे प्रारूप हैं जो डेंगू को, ये वायरस के प्रारूप हैं जो कि डेंगू को के लिए कारक हैं, डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेंगू की द्वितीय अवस्था में क्या होता है? चूँकि प्लेटलेट की कमी होती है, और फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है? अति रक्तस्राव होता है, जिससे कि व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग, ठीक है, इसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं, ठीक। तो ये सब क्या होता है? ब्लीडिंग एक्स्ट्रा रिलीट स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि प्लेटलेट की लेवल कम हो जाती है, ठीक। तो ये होता है आपका डेंगू। दूध में जो सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? दूध में सफ़ेद रंग, देखिए उसके पीछे जो रीज़न है वो है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन, ये रिस्पॉन्सिबल है दूध में सफ़ेद रंग के लिए। और इसी को, इसका डाइजेशन किसके द्वारा होता है? डाइजेस्टेड मतलब पाचन, किसके द्वारा? बाय रेनिन। रेनिन नाम का एंजाइम होता है, जिससे क्या होता है? इसका पाचन होता है, ठीक। तो दूध में जो सफ़ेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है, और ये केसीन प्रोटीन रेनिन नाम के एंजाइम के द्वारा इसका पाचन होता है, ठीक। गठिया किसके द्वारा होता है? गठिया होता है यूरिक अम्ल के द्वारा होता है, ठीक। तो इस हिसाब से अगर आप ये देखेंगे तो डेंगू क्या है? एक तरह से वायरल बीमारी है, जिसको डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 इसके जो वायरल एजेंट हैं, जो इसके लिए कारक हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं। कुछ हम आपको यंत्र बताएंगे और उन यंत्र के लिए कॉज बताएंगे, कौन कौन से ये यंत्र हैं जिनका किस किस चिकित्सा की विधा में उपयोग होता है, ठीक। तो यहाँ ये है कि जैसे आप EEG सुने होंगे, EEG ये क्या होता है? EEG, ECG और EOG ये क्या होता है? EEG, ECG और EOG, ठीक। EEG होता है, इसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक। और इसका यूज किस लिए होता है? इसका यूज होता है मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क का जो हम इसमें रेडिएशंस होती है अल्फा बीटा, उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं जो इंसेफेलॉन्स ये मस्तिष्क से बढ़ा है, ठीक। तो इसे हम कहते हैं EEG। ECG क्या है? ECG है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ये जो कार्डियो है, ये कार्डियो वर्ड कहाँ से आया है? हार्ट से आया है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? इससे हम हृदय के
बीमारियों के बारे में या हृदय की धड़कन के बारे में विशेष स्तर पे हम जान पाते हैं। फिर है एक है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी। इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी इसका उपयोग किस लिए है? इसका उपयोग आँख के लिए। ठीक, तो इस हिसाब से 3 चीज़ हो गई। एक है आपकी EEG, ECG और EOG। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी। ठीक, अब हम आपको कुछ एसिड बताएंगे और उन एसिड्स के फ्रूट्स बताएंगे जहाँ से ये एसिड्स का रिसोर्स अराइज हुआ है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि सिट्रिक अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे प्राप्त होता है। जैसे कुछ एसिड्स के नाम लिख दे रहे हैं। सिट्रिक अम्ल, ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, मेलिक अम्ल। ये मतलब कुछ एसिड्स हैं जो नॉर्मली पाए जाते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक, और एक है जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल तो ये जो होते हैं कुछ फ्रूट्स के नाम हैं। ठीक, तो जैसे सिट्रक फ्रूट है, तो सिट्रक फ्रूट, साइट्रिक फ्रूट ये किस में होता है? ये होता है जैसे आपके नींबू में। ये किस में होता है? संतरा में। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल ये किस में होता है? ये होता है आपके आंवला में। एस्कॉर्बिक मीन्स विटामिन सी। एस्टिक अम्ल ये कहाँ होता है? ये होता है सिरका में। मेलिक अम्ल ये कहाँ होता है? ये होता है सेब में। टार्ट्रिक अम्ल ये कहाँ पाया जाएगा? इमली में होता है, मक्खन में होता है। ठीक, सॉरी मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल होता है। ठीक, और ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ होता है? ये होता है आपका पालक में। ठीक, तो वन सिट्रिक अम्ल सिट्रस फ्रूट में, नींबू संतरा में। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ होता है? पालक में। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ होता है? इमली में। मेलिक अम्ल कहाँ होता है? सेब में। एस्टिक अम्ल कहाँ होता है? सिरका में। और एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ये एस्टिक विटामिन सी ये कहाँ होता है? आपके आंवला में होता है। ठीक है, जो साल्ट, देखिए पोलियो के 2 टीका होते हैं। एक तो होता है साल्ट टीका और एक होता है पोलियो वैक्सीन। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो पोलियो नॉर्मली एक इन्फेक्शंस तो इसका पेट में होता है पहले, और फिर ये फर्दर आगे बढ़ते हुए ये लंग्स को क्या करता है? ये पैरालिसिस कर, लंग्स को प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक, तो पोलियो के लिए वैक्सीन बनी थी साल्ट टीका। ठीक, तो इसको किसने डेवलप किया था? पोलियो के लिए अगर टीका की बात की जाए, वैक्सीन, तो इसके लिए 2 टीके हैं। एक तो देखिए, एक है साल्ट टीका। ठीक, इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था सर जॉन साल्ट हैं, उन्होंने इसको खोजा था। सर जॉन साल्ट। दूसरा होता है एक है पोलियो वैक्सीन जो ओरल होता है। पोलियो वैक्सीन, तो ये कैसे दिया जा रहा था? ये दिया जा रहा था वाया इंजेक्शन के द्वारा। और ये कैसे दिया जाता है? वाया ओरल। मुख से, डायरेक्ट मुख से टंग पे दिया जा रहा था।
इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था एल्बर्ट सेबिन ने। एल्बर्ट सेबिन ने, ठीक है। इसको एल्बर्ट सेबिन ने खोजा था, इसको जॉन साल्क ने खोजा था। ये साल्क टीका कहते हैं, इसे पोलियो टीका, बाई इंजेक्शन, ये बाई ओरल। ये हो गया पोलियो टीका के लिए, ठीक। पूछ सकता है कि ये क्या है। आर्टीथर जो होता है, आर्टीथर किस लिए यूज किया जाता है? जैसे मच्छर काटते हैं तो उसमें आर्टीथर का यूज होता है। सॉरी, मलेरिया के रोग में मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो वहाँ पे आर्टीथर जो है वो दवा है। क्वेश्चन है, आर्टीथर दवा का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आपका आंसर किसमें होगा? मच्छरों के, मलेरिया के में। मलेरिया में यूज करते हैं कौन सा? आर्टीथर दवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फल पकाने में कौन सा गैस यूजफुल होता है? एक तो गैस होता है एसिटिलीन और रसायन होता है इथेफॉन, ठीक है, इथिलीन। तो जो फल होता है उसको अगर पकाना हो तो उसमें दो चीज़ यूज की जाती है। एक तो गैस होता है और एक होता है रसायन। तो गैस जो होता है वो होता है कौन सा गैस? रसायन होता है एथिलीन, और गैस गैस होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है और रसायन एथिलीन रसायन का यूज किया जाता है फल को पकाने के लिए, ठीक। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब मच्छर अगर को कंट्रोल करना है तो जो मच्छर कॉइल है उसमें एक तत्व यूज किया जाता है जिसका नाम होता है पायरेथ्रिन। इसको मिटा दिया जाए। मॉस्किटो कॉइल। क्वेश्चन है, मॉस्किटो कॉइल, मच्छर कॉइल मच्छर के नियंत्रण में प्रयोग की जाने वाला जो रसायन है उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? पायरेथ्रिन। तो पायरेथ्रिन है वो मॉस्किटो कॉइल में यूज किया जाता है, ठीक। मच्छर को भगाने के लिए जनरली हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। एक जैसे प्लेग होता है, प्लेग के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है जैसे न्यूमोनिक, सेप्टिसिमिक और एक होता है ब्यूबोनिक। 3 टाइप के प्लेग होते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं प्लेग के बारे में, ठीक। जो प्लेग होता है वो एक क्या कहते हैं, क्या होता है? प्लेग जो होता है वो होता है बैक्टीरिया जनित रोग होता है। पहली चीज़, बैक्टीरिया जनित रोग होता है और ये पिस्सुओं के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? पिस्सुओं के द्वारा फैलता है, ठीक। और जब ये पिस्सू चूहे को काटते हैं और फिर ये चूहा जब मनुष्य को काट लेता है तो मनुष्य क्या होता है? वो प्लेग से पीड़ित हो जाता है। जब ये पिस्सू किसको काटता है? चूहे को काटते हैं और इन चूहे से मनुष्य संक्रमित होता है
तब फाइनली मनुष्य क्या होता है, वो प्लेग से पीड़ित हो जाता है। ठीक, जो प्लेग होता है उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे न्यूमोनिक प्लेग है, सेप्टिसिमिक प्लेग है, एक है ब्यूमोनिक। तो प्लेग के भी अगर हम टाइप को देख लिया जाए तो एक है न्यूमोनिक, सेप्टिसिमिक, न्यूमोनिक हो गया, सेप्टिसिमिक हो गया, और एक होता है ब्यूमोनिक। ठीक है, ये जो 3 है, तो ये क्या हो गया, इस हिसाब से आपने देखा जो प्लेग है वो बैक्टीरिया जनित रोग है, पिस्सू के द्वारा फैलता है। वो पिस्सू जब चूहे को इफेक्ट करते हैं और चूहा जब मनुष्य को इफेक्ट करता है तो वो प्लेग से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, इसके टाइप है न्यूमोनिक, सेप्टिसिमिक एंड ब्यूमोनिक। ठीक, एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स भी जानते होंगे, एंथ्रेक्स किस लिए यूज किया जाता है, एक तरह से जैव हथियार में यूज करते हैं। ठीक, जैव हथियार में कौन कौन यूज किया जाता है, एंथ्रेक्स जो है वो एक जीवाणु है और इसका उपयोग जो है वो जैव हथियार के रूप में किया जाता था। और जो एंथ्रेक्स है उसके भी 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, एक है इंटेस्टाइनल, एक है क्यूटेनियस, एक है पल्मोनरी। तो जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी का क्यूटेनियस मतलब हिंदी में भी आप यही लिखेंगे क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मीन्स स्किन, पल्मोनरी मीन्स फेफड़ा से रिलेटेड है, और इंटेस्टाइनल मीन्स आँत से। ये जो है इस तरह से हुआ। और जैव हथियार के रूप में हम क्या क्या यूज होता था, देखिए, प्लेग, चेचक, खसरा, एंथ्रेक्स, बॉट्यूलिज्म। ठीक, और उसके अलावा आप देखेंगे गलसुआ, जिसे हम क्या कहते थे, मम्स। ये जो चीज़ें थी ये आपके जैव हथियार के रूप में यूज की जाती थी। ठीक है, प्लेग, चेचक, खसरा, एंथ्रेक्स, बॉट्यूलिज्म एंड गलसुआ। जो भोजन का विषाक्त हो जाता है, क्वेश्चन आया भोजन किसके द्वारा विषाक्त होता है, तो बॉट्यूलिज्म, जिसे हम कहते हैं क्या, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ठीक, तो उसके कारण क्या होता है, भोजन की विषाक्तता हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया। नोट कर लीजिए, भोजन की विषाक्तता ये किस कारण से होती है, भोजन विषाक्तता ये होती है बाई क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये क्या है, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा होता है क्या, भोजन विषाक्तता, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड
पॉइजनिंग। ठीक, तो इतनी चीज़ें हुई कि ये सभी चीज़ें क्या है, किसके द्वारा होती हैं। ये हमारा हेल्थ एंड डिजीज़ का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस ही यहाँ तक आते हैं, इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतने आने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक, अब हम जो आज चर्चा करेंगे नए टॉपिक की वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसे एंडो मीन्स होता है अंतः, ग्लैंड मीन्स ग्रंथि। तो ये होती है अंतःस्रावण जो ग्रंथि होती है, अंतःस्रावित ग्रंथि द्वारा ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, यूपीपीसीएस जो प्री का एग्ज़ाम होता है या फिर जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा, उसमें क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हार्मोन के क्वेश्चन जैसे थायराइड का क्वेश्चन, शुगर डायबिटीज़ का क्वेश्चन, या फिर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, ठीक, मेलेटोनिन हार्मोन, या फिर हार्मोन रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, ठीक, जैसे जिजेंटिज्म हो गई, एक्रोमीगेली हो गई, ये सभी रोग डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक, एक तो हार्मोन, जो हार्मोन इसमें क्या क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो हार्मोन, उस हार्मोन का स्रावण कहाँ से है, ठीक, वो ग्रंथि का नाम क्या है, हार्मोन का कार्य क्या है, ठीक, ग्रंथि की विशेषता क्या है। ठीक है, ये क्या है, ये मूड ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर्स में जीएस के लिए बनते हैं। तो हम अभी जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे वो ये है कि किस हार्मोन के कारण महिलाओं में ओव्यूलेशंस को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन महिलाओं में ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है। क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन महिलाओं में ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है। यहाँ है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं में ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे आपको पहले हम ऑप्शंस लिख देते हैं, जैसे जो ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, या फिर ऑप्शन बी प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोगेस्टेरॉन, ठीक, या ऑप्शन सी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन, और ऑप्शन डी कि जैसे कहेंगे कूप ओव्यूल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम कहते हैं कूप मतलब फॉलिकल, इसको शॉर्ट में FSH कहते हैं, उत्तेजित हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो कौन सा हार्मोन महिलाओं में ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है, ऑप्शन क्या होगा, एस्ट्रोजन है, प्रोगेस्टेरॉन, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बारे में आप लोग सुने हैं। जो लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो एक कार्पस लुटिशियम टाइप का एक टेम्परेरी ग्लैंड एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वहाँ से क्या होता है उसको डेवलप करता है, और मेल में ये क्या करता है, मेल में लैंडिंग सेल को डेवलप करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीशन करता है। प्रॉपर ओव्यूलेशन में कौन सा हेल्प करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही हेल्प करता है। देखिए ये इसका आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक, ये जो LH है ये दोनों में वर्क करता है, किस में, ये पुरुष में भी वर्क करता है और
महिला में भी हेल्प करता है। ठीक, जो पुरुष होते हैं मेल, उनमें ये क्या करता है, उनमें ये टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन सीक्रेशन को टेस्टोस्टेरोन के स्रावन में हेल्प करता है। ठीक है, एक चीज़ और, ये लैंडिंग सेल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लैंडिंग सेल कोसा के विकास में हेल्प करता है। जबकि महिलाओं में ये क्या करता है, महिलाओं में ये कार्पस ल्यूटेशियम नामक स्ट्रक्चर का विकास करता है और ठीक, और क्या करता है कि ओव्यूलेशन में मदद करता है। ओव्यूलेशन, जिसे आप कहेंगे अंडोत्सर्ग, में मदद करता है। ठीक, तो लुटेनाइजिंग हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में वर्क करता है। यहाँ आंसर क्या होगा, ओव्यूलेशन को कौन उत्तेजित करता है, तो आपका आंसर होगा लुटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक, जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, वो स्टेरॉयड होता है एक तरह से, और ये प्रोजेस्टेरॉन और ये ओरल कंट्रासेप्टिव में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसको नोट कर लिए, मिटा दें हम। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हम फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड। ठीक, स्टेरॉयड जो होता है वो किडनी को बहुत तेज़ी से अफेक्ट करता है। ठीक, और जो बहुत जैसे डेकाडॉन है, एलोपैथिक बहुत ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें स्टेरॉयड्स होता है, वो डायरेक्टली एनर्जी देते हैं, बट वो क्या होता है आपके शरीर के अंग को, जैसे किडनी को, वो क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो स्टेरॉयड है और इसका यूज किस में करते हैं हम, ओरल, मौखिक, ठीक, कंट्रासेप्टिव ड्रग में। ठीक है, और मौखिक कंट्रासेप्टिव मेडिसिन, इसमें कौन वर्क करता है, इसमें वर्क करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वर्क क्या है, एक तो ये मेल में टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है और डेवलप करता है, और फीमेल में ओवरी को डेवलप करता है, प्यूबर्टी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना, इसको नोट कर लिया। प्रोजेस्टेरॉन एक स्टेरॉयड है जिसका हम यूज किस में करते हैं, हिंदी में प्रोजेस्टेरॉन अगर लिखेंगे तो ऐसे, हिंदी और इंग्लिश दोनों इनका सेम है, ट्रेरॉन। ठीक, ठीक, तो क्या कह रहे थे हम आपको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये पुरुष में भी कार्य करता है और महिला में भी कार्य करता है। जो पुरुष है उनमें क्या करता है, पुरुष में ये टेस्टिस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, टेस्टिस के विकास में। और महिला में क्या करता है, महिला में ओवरी के विकास में हेल्प करता है। ठीक, ये आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वर्क है। ठीक, तो अब तक हमने जाना कि जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है या प्रोजेस्टेरॉन है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका वर्क क्या है। मानव शरीर में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी हिपेटोक्राइन ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी हेटेरोक्राइन ग्रंथि। इसको मिटा दें, एक क्वेश्चन है कि मानव शरीर
में सबसे बड़ी, मानव शरीर में सबसे बड़ी हेटेरोक्राइन ग्रंथि कौन है? हेटेरोक्राइन ग्रंथि कौन है? ठीक, आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे ही एग्जाम में लिखे रहेंगे। जैसे थाइमस ग्लैंड है, लीवर है, पेनकियाज जिसे आप क्या कहते हैं, अग्नाशय और स्प्लीन, हिंदी में जिसे क्या कहेंगे आप, प्लीहा। तो इसमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ी हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो हेटेरोक्राइन ग्रंथि के मतलब वो ग्रंथि जो कि एक्सोक्राइन का भी वर्क करती हो और एंडोक्राइन का भी वर्क करती हो। ठीक है, हेटेरोक्राइन मतलब वो उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो, एक्सोक्राइन, और साथ में वो क्या हो, एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बाह्य, और ये क्या है, अंतः, इसे हम हिंदी में कहेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि, ऐसे कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं, हार्मोन का स्रावन करती हैं, हार्मोन का सिक्रेशन। और ये क्या करती हैं, ये एंजाइम का सिक्रेशन, जैसे लाइपेज, एमाइलेज। ठीक, इस तरह से ट्रिप्सिन हार्मोन और एंजाइम, और हार्मोन कौन कौन से, जैसे आपके इंसुलिन, ठीक, आपका होगा ग्लूकेगॉन, ये हार्मोन है। तो ये क्या कर रहा है, एंजाइम का भी सिक्रेशन कर रहा है और क्या कर रहा है, हार्मोन का भी सिक्रेशन कर रहा है। ठीक है, दोनों का सिक्रेशन कर रहा है। तो इस तरह से ये, और ये कौन सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है अग्नाशय, पेनक्रियाज। इसीलिए हम जो पेनकियाटिक जूस जो होता है, पेनकियाटिक जूस, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है कंप्लीट, इसको और हो गया, मिटा दूँ यहाँ पे, ये जो पेनकियाटिक जूस होता है, जो पेनकियाज से निकलता है, पेनकियाटिक जूस, ये होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ठीक, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। ठीक, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, एंजाइम भी, हार्मोन भी। तो ये सबसे बड़ी कौन सा हो गया, पेनकियाज। और पेनकियाज क्या कहलाती है, पेनकियाज सेकेंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब द्वितीय बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, वो है आपकी पेनक्रियाज। ठीक, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम दिया जाए तो कौन सी होती है, इन्हीं सब में आंसर दिया जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लीवर जिगर। तो क्वेश्चन आए कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी, ठीक, ग्रंथि कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लीवर।
जिगर। जिगर जो होता है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जो अगर ये तो हो गई सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगी, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? आपकी पेनक्रियाज हो जाएगी, अग्नाशय, ये सबसे बड़ी। और अगर हम इसी में बोलते हैं द्वितीय, एक क्वेश्चन बना दें, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेनक्रियाज। ठीक, तो दिस इज द लीवर एंड द पेनक्रियाज। अब एक चीज़ है कि गर्भाशय सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? ये दूसरा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा कि जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड है। तो अब तक हमने आपको बताया क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है, और जनरली जो ग्लैंड है पेनक्रियाज उसके बारे में, आपके स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा की, लीवर के बारे में बताया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है उसकी स्थिति को जानने के लिए हम क्यों यूज करते हैं? यानी कहते हैं ना कि अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कार्पस ल्यूटिशियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी तक हुआ था कि ओव्यूलेशन जो होती है, ओव्यूलेशन में कौन हेल्प करता है, तो ये था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है। अब है कि क्वेश्चन कार्पस ल्यूटेशियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो कार्पस ल्यूटेशियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड ऑप्शन डी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? एक टेम्परेरी हार्मोन है जो कि कार्पस ल्यूटेशियम से क्या होता है, वो सीक्रेट होता है। और ये सीक्रेट होता है किस लिए? ये आफ्टर ओव्यूलेशन सीक्रेट होता है। ओव्यूलेशन में कौन हेल्प करता है? हमने आपको बताया था जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। तो ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटेशियम 60 में लिख दे रहे हैं, Cl के कार्पस ल्यूटेशियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? ओव्यूलेशन के बाद होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो ग्रेव डिजीज़ होती है। ग्रेव डिजीज़ किसके कारण होती है? ठीक, ग्रेव
डिजीज, ग्रेव रोग का कारक है। देखिए, जो जनरली जो ग्रेव डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है, डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, थायराइड हार्मोन के ज़्यादा स्रावन से। ऑप्शन आप क्वेश्चन पूछेगा थायराइड हार्मोन के अति स्रावन से, थायराइड हार्मोन के अल्प स्रावन से, थायराइड हार्मोन के अनुपस्थिति से, तो आपका आंसर यही हमेशा रहेगा ऑप्शन में, थायराइड हार्मोन के अति स्रावन से। जब थायराइड हार्मोन का स्रावन ज़्यादा होगा, हाइपर सिक्रेशन इंग्लिश में कहेंगे, हाइपर सिक्रेशन, जब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक तो वेट लॉस होगा, मसल वीकनेस होगी, गोइटर होगा, एक्सोथर्मिक्स होगी, मतलब घेंगा होना, जिसे आप क्या कहते हैं, गोइटर, आँख का बाहर निकलना, आँख बाहर, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथेल्मस। दूसरा है मसल वीकनेस। तीसरा है वेट लॉस। ठीक है, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं ये कॉमन होती हैं। इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें कॉमन होती है किस में, ग्रेव डिजीज़ में। तो क्वेश्चन पूछे ग्रेव डिजीज़ किसके कारण होती है, तो ये थायराइड हार्मोन के अति स्रावन के कारण होती है। और कार्पस लुटियम से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। ठीक ठीक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रसायन जानवरों के प्रजाति को दूसरे जानवरों के प्रति आकर्षित करने में मदद करता है। ठीक, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि कौन सा रसायन जानवरों की प्रजाति को, इसे जैसे जानवरों की प्रजाति होती है उसमें क्या होता है कि एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति से आकर्षित करने में, दूसरे प्रजाति से आकर्षित करने में मददगार है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फेरोमोन्स। जो फेरोमोन्स होते हैं वो एक तरह से केमिकल होते हैं जो कि जानवर की एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति की तरफ आकर्षित करने में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब धूल का गुबार बहुत ज़्यादा फैलता है और आंखें रेड हो जाती हैं तो वो जो आँखों का फूलना और गुलाबी होना वो आँख के किस पार्ट पे इफेक्ट करता है। तो सोचिए, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि क्वेश्चन ये है लैंग्वेज में कि धूल के गुबार से मीन्स ड्यू टू डस्ट आँख का कौन सा भाग फूल जाता है और गुलाबी हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें ऑप्शन आपको दे दें। ऑप्शन ए, जैसे ऑप्शन ए आपसे कहें कि कॉर्निया, ऑप्शन बी हाँ
कंजक्टिवा। ऑप्शन सी आइरिस। ये ऑप्शन डी प्यूपिल। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? इसमें आंसर रहेगा कंजंक्टिवा। जो कंजंक्टिवा होती है वो जब धूल होता है तो धूल के दौरान एक तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, साथ में वो रेडनेस आ जाती है, तो वो क्या होता है? कंजंक्टिवा। इसे क्या कहते हैं? कंजंक्टिवाइटिस का हो जाना, कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। कॉर्निया जो होती है वो आँख का, जब आँख दान देते हैं लोग, आँख दान, आई डोनेशन में, तो क्या होता है उसमें? क्या होता है उसमें? कॉर्निया ही निकाली जाती है, कॉर्निया को ही प्लांट किया जाता है। कॉर्निया में क्या होता है? कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसमें क्या होता है? नो ब्लड सप्लाई। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ब्लड सप्लाई होती है वो नहीं होती है। ठीक है। तो कौन सा रसायन जानवर की एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से आकर्षित करने में हेल्प करता है? तो वो होता है फेरोमेन्स। और धूल के गुबार से आँख का फूल जाना या गुलाबी होना किसके कारण होता है? कंजंक्टिवा से, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। कॉर्निया में क्या होता है? कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और आँख को जब दान देते हैं, आई डोनेशन में क्या होता है? वो कॉर्निया पोर्शन ही हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, उसी को हम दान करते हैं। ठीक। एक पेप्सिन हार्मोन है या और भी हार्मोन है। अब देखिए, ये तो हार्मोन का चैप्टर्स है जो कि एंडोक्राइनोलॉजी का, ये ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम एंडोक्राइन ग्लैंड के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे, और इन क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे लिखते जाइए। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। उन ग्रंथि क्या है, उन ग्रंथि की विशेषता क्या है, और किस टाइप का हार्मोन वो स्राव करते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा यही समाप्त होती है।